अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पाकिस्तान सुपर लीग जे 8 एडिशन के अपडेट के हवाले से एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सां हाज़िर आहियूं। तव्हांजो मेज़बान मुजाहिद सोलंकी हाज़िर है। अॼु जेकी मैच है वह मुल्तान सुल्तान ऐं कराची किंग्स की टीमुनि विच में तमाम अहम मैच है, ख़ास करे कराची किंग्स जे लाइ, छाकाणि जो इन मैचिस में कराची किंग्स की एतरी सुठी परफॉर्मेंस न रही है। तो ॿिए तरफ़ लाहौर कलंदर्स की टीम एक तरफ़ी मुक़ाबले बाद शिकस्त ॾेई छॾी कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम के। कोयटा के जीचोसीं तमामु वॾो एज हुयो, तो उनकी बैटिंग लाइन तमामु वॾी है, पर उहा बैटिंग लाइन में फ़ाइदो न वठी सघी है। कप्तान की बैटिंग में शफलिंग अक्सर असांजा मेहमान डिस्कस कंदा रहिया आहिनि त सम्झ खां ॿाहिरि आहे। पंहिंजी बैटिंग आर्डर जो नंबर उनजो परमानेंट न आहे। सरफराज़ की ॻाल्हि था कयूं, उनखां अलावा ॿिया जेके सीनियर प्लेयर आहिनि उनजो बैटिंग आर्डर भी चेंज थिए थो। इन हवाले से असां अॼु डिस्कस कंदासीं। असांजो महिमान जेको असां सां गॾु आहे उहो गुज़िरियल हिन ट्रांसमिशन में हर मैच में तव्हां ॾिसंदा हूंदो सुलेमान ख़ान साहब आहिनि। टेलीफोन लाइन ते असां कुझु सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट खे ऐं अॻूणनि क्रिकेटरनि खे बि वठंदासीं, जंहिंमें मुनवर भुट्टो आहे, तमामु सीनियर स्पोर्ट्स लवर रहियो आहे, क्रिकेटर रहियो आहे। उन सां गॾु नादरा मुश्ताक है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, तजिया निगार है, मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम में कंदी रही है। इन वक्त सुलेमान साहब, सबसे बड़ी तो आपकी बड़ी मेहरबानी, अगेन आपने कीमती टाइम दिया। मुनवर भुट्टो साहब हैं, एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नेशनल वनडे टूर्नामेंट भी खेले और डिप्टी डायरेक्टर हैं लम्स। तो ओवरऑल सारे सिंध की जो स्पोर्ट्स है उसको क्लोजली देखते रहे और मेरे साथ बहुत ज़्यादा क्रिकेट भी खेली है। अस्सलाम वालेकुम मुनवर भुट्टो साहब। मुनवर भुट्टो साहब अस्सलाम वालेकुम। मुनवर भुट्टो साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो मुनवर भुट्टो साहब अस्सलाम वालेकुम। मुनवर भुट्टो तव्हांखे आवाज़ अचे थो असांजो? हेलो मुनवर साहब अस्सलाम वालेकुम। सलमान साहब, अब कोशिश करेंगे मुनवर भुट्टो से रब्ता करने की। रब्ता जैसे होता है तो उनसे फिर इस सारे मसले पे हम बात करेंगे। कल लाहौर कलंदर के खिलाफ कोयटा ग्लेडिएटर के कप्तान ने टॉस जीत के फील्डिंग की और जिस तरह से बैटिंग की, 198 रन्स बनाए उन्होंने, बहुत अच्छा टारगेट दिया उन्होंने 199 रन का। लेकिन बैटिंग की अगर बात करें, शाय होप ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, 47 किया। जो टॉस जीत के पहले फील्डिंग की, कह रहे थे वो जीतेगा, ड्यू का फैक्टर सामने आएगा, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आई और कोयटा को बुरी शिकस्त हुई और 63 रन से उसको शिकस्त हुई। तो इसका क्या सबब समझते हैं? कोयटा उनको घेरने के चक्कर में था, लेकिन कलंदर ने पहली गेंद से जो है, यूँ समझे कि पहले ओवर से लेके 20वें ओवर के आखिरी गेंद तक उनको अपने करीब आने नहीं दिया। ठीक है। और जो अगर हफीज़ का पहला ओवर देखा जाए तो जो कप्तान है उसके जहन में ये था कि सामने फ़खर होगा तो खब्बा होगा तो वो उसको इजीली आउट कर देगा। ठीक है जी। मुनवर भुट्टो लाइन पे आ गए। मुनवर साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम मुनवर भुट्टो साहब, आवाज़ अचे तो तव्हां ॾे? हेलो हेलो मुनवर भुट्टो साहब, आवाज़ असांजो अचे तो तव्हां वटि? लगे तो साईं वटि असांजो आवाज़ नथो वञे, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। असां ॿीहर कोशिश कंदासीं साईं के लाइन पे वठण लाइ। मोहम्मद हफीज़ की हम बात कर रहे थे, जैसे आपने कहा कि जिस तरह से उसको पहले तो ओवर नहीं दे रहे थे, कल उसको पहला ओवर ही दे दिया। तो ये जो मोहम्मद हफीज़ के साथ हो रहा है, जानबूझ के हो रहा है या प्लानिंग के तहत हो रहा है? नहीं, प्लानिंग नज़र नहीं आ रही है। अच्छा। यानी प्लानिंग ये नज़र नहीं, जब टॉस नहीं हुआ, जब प्रैक्टिस हो रही थी, इनके जो ऑनर्स हैं, इनके जो कोच हैं, कप्तान खुद वो आपस में जो है मशवरा कर रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना। यानी जो ऑनर थे वो खुद भी मुतमईन नहीं थे। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी, जो ऑनर थे मैच से पहले सरफराज के साथ टॉस होने से पहले ग्राउंड में खड़े थे और डिस्कस कर रहे थे सारी चीज़ों को। ये जो ऑनर का कप्तान के साथ ग्राउंड में डिस्कस करना टॉस से पहले, ये क्या मैसेज देता है कि किसको खिलाना है, किसको बाहर बिठाना है, क्या करना है? ये ऐसी चीज़ थी या कोई और चीज़ डिस्कस हो सकती है? ये मामला तो बाहर डिस्कस हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। ज़ाहिर पैसे लगाए, पैसा खर्च किया है तो उसके पास भी अपॉर्चुनिटी के ग्राउंड में आए, उसके प्लेयर गुफ्तगू करे, किसी भी मामले पर करे। इस वक्त क्योंकि उनका सीज़न चल रहा है। लेकिन ये है कि ये जो फैसले किए जाते हैं, ये जो चीज़ें होती है, इसको रूम में बैठ के प्लानिंग की जाती है कि क्या करना है। यहाँ पर तो आपने मोटिवेट करना है और सपोर्ट करना है और कॉन्फिडेंस देना है कि यार आप लोगों के अंदर एहलियत है, आप लोगों के अंदर काबिलियत है। इस मौके पर अगर आप फैसले लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी आपस में हम आहंगी नहीं है, जिसकी वजह से यूँ कहे कि ये सब जो है ना बेमौसम फले। अच्छा, बॉलिंग की हम बात कर लें तो हसनैन ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था, लेकिन कल हसनैन नसीम शाह आउट ऑफ कलर नज़र आया। हसनैन ने हालांकि एक बॉल भी किया, बड़ा ज़बरदस्त किया, लेकिन जो बॉलिंग भी है उस हिसाब से मोहम्मद हफीज़ ले लें, हसनैन ले लें, नवाज़ तो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, 26 रन दिए उन्होंने, 3 ओवर में 1 विकेट भी लिया।
पिछले मैच में तो बड़े कॉस्टली पड़े थे, लेकिन जो कॉस्टली बॉलर इनकी तरफ से पड़े वो नसीम शाह थे। 47 रन दिए उन्होंने 4 ओवर में, कोई विकेट नहीं। तो आप नहीं समझते हैं कि बॉलिंग थोड़ी लेफ्ट कर रही थी इसलिए ज़्यादा स्कोर बन गया? देखिए T20 के अंदर अगर आप पहले बॉलिंग कराते हैं वो डिफरेंट है, और बाद में जब सेकंड इनिंग में आप बॉलिंग कराते हैं वो डिफरेंट है। तो पहले जो भी अच्छा बॉलर, समझदार बॉलर होता है, उसकी कोशिश ये होती है कि वो अपनी लाइन और लेंथ को बरकरार रखे, बैट्समैन गलती करे। यहाँ पर नौजवान खून है और ये समझ रहे कि हम हर बॉल पे विकेट ले लें, विकेट तोड़ दें, तो वो ज़ोर के चक्कर में, लाइन के चक्कर में गेंदी जगह पर इन्होंने नहीं की, जिसकी वजह से इनको कट भी लगा और पुल भी ठीक ठाक इनको धोया गया। बड़ा लाइन और लेंथ पे बॉलिंग उन्होंने नहीं की, यही वजह थी। उनको ऑफ साइड पे कर रहे थे तो वहाँ पे चौके पड़ रहे थे, अगर वो गुड लेंथ पे कर रहे थे तो उसको मिड विकेट स्क्वायर लेग पे छक्के पड़ रहे थे, अगर ओवर पिच कर रहे थे तो उनको लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पे छक्के पड़ रहे थे। तो सही कहा आपने कि लाइन और लेंथ वो भूल गए थे, सिर्फ विकेटें उड़ाने के चक्कर में थे। इस कंडीशन में आप क्या समझते हैं कि जो फास्ट बॉलर की मेंटल अप्रोच होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, किस टाइप की बॉलिंग करनी चाहिए? नहीं, ये सारी उम्र क्रिकेट खेली है। हाँ। उनका काम सोना, जागना, खाना पीना, काम ही उनका क्रिकेट खेलना है। हाँ। ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि इनके कोयटा के अंदर जितने बड़े नाम हैं, सिवाय फॉरेनर प्लेयर के अलावा किसी ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। और हर एक बंदा दूसरे के ऊपर टोपी रख रहा है। सही है, ठीक है ना। जो बंदा जो है एग्जीबिशन मैच में 6 छक्के मार सकता है, वो राशिद खान के एक ओवर में 2 या 1 छक्के नहीं मार सकता। सही कहा। तो आप जब आप रन नहीं लेंगे तो जाहिर है प्रेशर आएगा। आपने तो मार के आउट होना है ना, मिसाल के तौर पे। तो आप पहले उससे मारे। हमने जब कल हमारी गुफ्तगू हुई थी, हमने कहा था कि यार, आपने पूछा किस तरह जीतेंगे, तो हमने कहा यार कोयटा बैटिंग करे, बड़ा स्कोर खड़ा करे। सही कहा। वो काम इनके साथ जो है लाहौर कलंदर ने किया। लेकिन बैटिंग ऑर्डर पे मुझे हैरत हो रही है। सरफराज पहले 1 डाउन पे आ रहा था, और पिछले मैच में जो देखा हमने कल 8वें नंबर पे बैटिंग करने जा रहा है। वो टीम जो स्कोर चेस करने जाती है, तो इसको पहले बैटिंग करना चाहिए था, या खुद को अपने आप को इतना पीछे कर देना कि आपके लिए 14, 15, 16 रन की एवरेज हो, तो फिर तो मुश्किल हो जाता है। ये बैटिंग ऑर्डर की शफलिंग कर रहे हैं सरफराज, ये क्या समझ से बाहर है? सरफराज ना सही तरह से बॉलिंग करवा पा रहे हैं, ना सही तरह से फील्डिंग करवा पा रहे हैं, ना प्लेयरों के साथ उनका जो रवैया है वो भी इतना मज़ेदार नहीं है। खुद कैचेस भी ड्रॉप कर रहे हैं। तो सरफराज को अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सरफराज को अपने आप पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एक तो बंदा, जैसे आपने कहा कि नौजवान खून है, नए प्लेयर्स हैं, उनके ऊपर तो प्रेशर बनता है, लेकिन ये तो मोस्ट सीनियर प्लेयर है। इसकी समझ से चीज़ें बाहर क्यों हो रही हैं, कहाँ पे ये मिस्टेक्स कर रहा है? इसलिए कि इसके ऊपर मोइन खान के भी फैसले हैं, इसके ऊपर ऑनर के भी फैसले हैं, इसके ऊपर जब फैसले करने वाले, जब एक घर में देखें, एक मिसाल है, अरबी में एक मकूला है, इदा तारदा तसाकता, जब तारुद होगा तसाकुत होगा। जब 2 आदमी आएंगे, जब जो जंग होगी, तो एक ने जीतना है, एक ने हारना है। यहाँ पर 3 कप्तान हैं, ठीक है, फैसला करने के अंदर। यही तो हमने सीन में देखा था सरफराज जब T20, वनडे और टेस्ट टीम का कप्तान था, तब भी यही इश्यूज आ रहे थे कि कोचिंग स्टाफ इन्वॉल्व कर रहा था, सिलेक्शन कमेटी इन्वॉल्व कर रही थी, लेकिन सरफराज उस वक्त भी चुप थे, अब भी चुप हैं। तो ये चुप क्यों है जब इतनी इन्वॉल्वमेंट है? आशीर्वाद इन्हीं की मिलती है। जब परफॉर्म नहीं करते हैं तो भी इनकी आशीर्वाद होती है, जब परफॉर्म करते हैं फिर भी आशीर्वाद। लेकिन कप्तान, एक देखा जाए तो सरफराज की एक अच्छी बात यह है कि बदतमीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन कप्तानी तो अलग चीज़ है। लेकिन सरफराज को, अपने ऑनर्स को, अपने कोच को ये बात समझानी चाहिए कि जो मैं फैसले कर रहा हूँ मुझे आप करने दो। सही है। अगर उसको ये फैसले नहीं करने दिए जा रहे हैं तो उसको चाहिए कप्तानी छोड़ दे। आप समझते हैं कि वो अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले रहे? मैं तो ये समझ रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे नज़र आया है बॉडी लैंग्वेज से, जो मुझे नज़र आया है, हो सकता है दिल के हाल अल्लाह को पता है, लेकिन जो बज़ाहिर हमें नज़र आया वो ये है कि कप्तान जो है, सरफराज जो है, फैसले उसके अपने नहीं है। यही तो वजह समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अपने आप को 8वें नंबर पर आप बैटिंग कर रहे हैं और आपने इतना बड़ा टोटल चेस करना है, आपकी समझ में चीज़ें नहीं आ रही। कभी आप 1 डाउन पे जा रहे हैं, कभी आप हफीज़ से बॉलिंग करा रहे हैं, देर से एक ओवर अच्छा करता है उसको बॉलिंग नहीं देते, फिर उसको ओपनिंग ओवर करवा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके मेंटल अप्रोच को ज़ाहिर करती हैं कि वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है। जब डिस्टर्ब है, जो ज़ाहिर फैसले भी गलत होंगे, उससे फैसले भी गलत हो रहे हैं, सीधी सी बात है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मिर्ज़ा ताहिर बेग ने 31 रन की इनिंग खेली, कामरान गुलाम ने भी 21 किए, 26 रन हुसैन तलत ने किए और फ़खर जमान ने 22 रन किए। तो ओवरऑल बैटिंग ऑर्डर जो था लाहौर कलंदर का, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, सब ने कम गेंदें खेल के स्कोर ज़्यादा किया, कम गेंदें खेली, स्कोर ज़्यादा किया, और हर एक ने दूसरे को सपोर्ट किया। जहाँ 1 रन बन रहे थे वहाँ उन्होंने 2 रन बनाए, जहाँ बाउंड्री आनी थी वहाँ उन्होंने छक्के मारे, यानी कोई अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस नहीं की है। सही कहा आपने, और कोई अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस नहीं की, कम बालों पे ज़्यादा रन बनाए। प्रोग्राम में इस वक्त वो है थोड़े छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर हाजिर जाते हैं। नाज़रीन, असांजे प्रोग्राम में वक्त ब्रेक जो कार्य न मिलूं था नंढड़े शार्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम पाकिस्तान सुपर लीग 8 एडिशन जे अपडेट जे हवाले सां असांजो जारी आहे। मेहमान सुलेमान खान भी असां सां मौजूद आहे। असां कोशिश कईसीं मुनवर भुट्टो सां राब्तो करण जी, पर शायद टेक्निकल फॉल्ट हो या उनजी मोबाइल सां कोई इशू हुयो, उन सां राब्तो न थी सघियो। पर हिन वक्त जेकी शख्सियत असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे उहा सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट, तजिया निगार ऐं एंकर पर्सन आहे। मुख़्तलिफ़ इवेंट्स खे कवर कंदी रही आहे। नादरा मुश्ताक मोस्ट सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहे। तमामु गहरी नज़र उनजी रांदियुनि जे मुक़ाबलनि ते रही आहे ऐं पाण एंकर पर्सन भी रही है। उनखां मालूम कंदासीं त ओवरऑल कलो की मैच के ईंदड़ इवेंट्स के हवाले से उनजो छा ख्याल आहे। अस्सलाम वालेकुम नादरा मुश्ताक। वालेकुम अस्सलाम। नादरा मुश्ताक, कल जो मैच था आप भी थी मीडिया गैलरी में, हम भी थे, लाहौर कलंदर वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर। ये जो कोयटा की एक तो बैटिंग की शफलिंग के हवाले से आप बताएं कि सरफराज के साथ इशू क्या है, क्या उसकी उसी तरह से नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान टीम में थी, या कोई और प्लानिंग है कि बैटिंग आर्डर भी चेंज कर रहे हैं, खुद अपने आप को 8वें नंबर पे लेके जा रहे हैं। इतना बड़ा टारगेट चेस करना होता है, कभी हफीज से बॉलिंग कराते हैं, कभी नहीं कराते। तो कोयटा ग्लेडिएटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगी? बिल्कुल, आपने जो सवाल किया इसी में जवाब आ गया कि कोयटा ग्लैडिएटर्स का कॉम्बिनेशन अब तक नहीं बन रहा। चौथा मैच खेला उन्होंने, उसमें उनकी कोई ऐसी कारकर्दगी नजर नहीं आई। एक मैच तो बहुत ही जबरदस्त खेला, लेकिन उसके बाद उस मैच में भी आप देखें कि गप्टिल ही चले थे। मार्टिन गप्टिल ने 117 रन की इनिंग्स खेली थी, बाकी सब स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे, या फिर इफ्तिखार अहमद ने 50 रन बनाए थे। उसके बाद हमने देखा कि 34 पे इफ्तिखार भी आउट हो गए। गो के थोड़ा कंट्रीब्यूशन तो जरूर किया और प्लेयर्स ने, मगर उस हद तक नहीं जिनसे एक्सपेक्टेशंस थी। बंगल जई की अगर बात है कि बंगल जई पहले ये छठे पे भी लेकर आए, चौथे पे, पांचवें पे भी लेकर आए, फिर उसके बाद इनको ओपनिंग जो उनका नेचुरल है जिसमें वो डोमेस्टिक में भी खेलते हैं और बड़े ही जबरदस्त क्लिक होते हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं, उनको आपने ओपन भी करवाया, लेकिन वो सेटल डाउन नहीं हो सके। तो मेरा ख्याल ये है कि जैसे अब जैसे वहां पर जसन रॉय नहीं चल रहे थे, कल उन्होंने 48 रन की इनिंग्स खेली, तो दूसरे मैच के बाद या तीसरे मैच में बंगल जई को ओपन करवाया जाता तो हो सकता है उनके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्टअप होता। यंगस्टर हैं, बहुत ज्यादा अच्छा जरूर परफॉर्म किया है, लेकिन उन्होंने इतने बड़े नामों के साथ कभी नहीं खेला, तो कहीं ना कहीं पर वो अंदर से शेकी भी होंगे, घबराहट का शिकार भी होते हैं प्लेयर्स। जब इतने बड़े बड़े नामों के साथ आप खेल रहे होते हैं, उनका तो पहला तजुर्बा है पीएसएल में खेलने का। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की हम बात करें, टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला, पहले तो हम देखते थे कराची में वेदर जो है वो दूसरी इनिंग में बैटिंग करने वालों को सपोर्ट करता था ड्यू फैक्टर के हवाले से, लेकिन अभी तक ये चीज़ ड्यू फैक्टर वाली चीज़ हमें नजर नहीं आई। मुझे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कल का तो ऐसा था कि जैसे जब आप टॉस करवाते हैं उसी वक्त हमें फील हो जाता है बाहर, एक नॉर्मल इंसान 2-3 दिन से काफी जो ड्यू था वो गिर रहा था, और कल हमने देखा कि कोई ऐसा नजर नहीं आई, कोई ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा नहीं थी, कोई ऐसा कोहर का नहीं था कि ओस गिर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो जो भी फैसला था, कप्तान है जाहिर बेहतर समझते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट से कि किस तरह उन्होंने फैसला किया, लेकिन मेरा ख्याल ये था कि अगर वो टॉस जीत रहे हैं तो उनको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, ना कि वो फील्डिंग करते। और यही हुआ कि वही उनको आप देखें कि आउटफील्ड काफी तेज थी, कल आउटफील्ड स्लो भी नहीं थी। जिस तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेली है लाहौर कलंदर्स ने, तो उन्होंने पूरा एक जज किया, रीड किया पिचेस को, सराउंडिंग्स को, उसके बाद उन्होंने जो है खेलना शुरू किया है। तो बहुत ही उम्दा कारकर्दगी नजर आई। यहाँ पर उनकी जो कप्तानी थी उस पर मैं उंगली नहीं उठाऊंगी, लेकिन उन्होंने जो फैसला किया था वो हम सबकी नुक्ता निगाह से थोड़ा सा वो गलत हो गया था। अगर वो शायद बैटिंग करते तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा रन भी स्कोर करते और जो उनकी शिकस्त है वो भी ना होती। बिल्कुल सही कहा। सुलेमान खान साहब ने भी यस्टरडे यही कहा था कि टॉस जीत के कोयटा को बैटिंग करनी चाहिए और बड़ा टोटल बनाना चाहिए, लेकिन इस मैच में ओवरऑल एक्सपेक्टेशन थी मोहम्मद हसन से दोबारा अच्छी परफॉर्मेंस की, नसीम शाह से, लेकिन उस मयार की बॉलिंग, उन्होंने बॉलिंग में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। तो आप समझती हैं लाहौर को बड़ा टोटल बनवाने में कोयटा के बॉलर्स का भी किरदार है जहाँ टॉस का किरदार है? तो बिल्कुल है। हालांकि मोहम्मद हसन पिछले मैचेस में बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग कराते आए हैं, लेकिन कल काफी एक्सपेंसिव इनके बॉलर्स रहे कोयटा ग्लैडिएटर्स के, काफी रन उन्होंने दिए हैं जो कि इनके लिए मुश्किलात उन्होंने पैदा कर दी, यानी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। और लाहौर कलंदर को उसका फायदा हुआ, उन्होंने भरपूर फायदा उठाया, और जहां पर भी बॉल आता था वो रुक के भी खेल रहे थे, वो हिट्स भी लगा रहे थे उनके प्लेयर्स। और जब हम मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं कि फखर जमान के अलावा कोई नहीं है लाहौर कलंदर में, ऐसा नहीं था। एक तो उनका मोराल और बूस्ट हो गया जब राशिद खान आए। राशिद खान कहीं ना कहीं पर आपको सपोर्ट करते हैं और रन्स भी बनाते हैं,
और साथ ही साथ उनकी जो बॉलिंग अटैक है, पिछला जो इन्होंने टाइटल जीता था उसमें राशिद खान का कंट्रीब्यूशन मोहम्मद हफीज का बहुत ज्यादा था। सही, लेकिन मोहम्मद हफीज को एक ओवर पहला ही अटैकिंग करवाने के बाद उसको बाहर कर दिया, पिछले मैच में एक ओवर दिया फिर दूसरा नहीं दिया, तो ये भी आप नहीं समझते हैं कि मिस्टेक्स है सरफराज की? मेंटली तौर पे आपको सरफराज स्ट्रांग नजर आ रहे हैं? अब ये मुझे असल में ये ड्रेसिंग रूम की बात है, अंदर की बात है, मैनेजमेंट से उनकी क्या बात हो रही है, क्या उनके ऊपर प्रेशर है, ऐसा तो कुछ नहीं। लेकिन जो पिछला पीएसएल था उसमें ज्यादा एग्रेशन नजर आता था उनके ग्राउंड में, लेकिन इस दफा बड़े काम नजर आए, इतना ज्यादा नहीं। जाहिर से स्टंप के पीछे वो कुछ ना कुछ बोलते हुए तो जरूर हैं, और ये उनका काम भी है कि वो अपनी टीम को जेल भी रखें, बकअप भी करें, उनको इंस्ट्रक्शंस भी दें। लेकिन जो पिछला उनका एक्सपीरियंस था पीएसएल 7 का, वो नजर ऐसा नहीं आ रहा कि वो गुस्सा कर रहे हैं या वो एग्रेसिव हो रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे नजर नहीं आया। लेकिन कोई ना कोई तो वजह है जिसकी वजह से मुझे लगता है इनका कॉम्बिनेशन अगर ये सेट कर दें, बैटिंग ऑर्डर जो है वो एलोकेट कर दें, भाई आपने ये इस नंबर पे खेलना है, तो हो सकता है माइंड बना लें सारे बैट्समैन और उस हिसाब से वो गेम खेलें। अच्छा नादरा, एक बड़ा अहम सवाल नुक्ता भी है कि पाकिस्तान सुपर लीग का ये 8वां एडिशन है, लेकिन सिवाय कराची के हम सिंध के दूसरे शहरों में ना तो ग्राउंड्स देख रहे हैं ना प्लेयर्स की अपीयरेंस देख रहे हैं। शाहनवाज दहानी और जाहिद महमूद भट्टी के अलावा किसी प्लेयर्स को भी फ्रेंचाइज ने नहीं खरीदा, जाहिद महमूद को तो छोड़ दिया लेकिन वो अनफिट हो गए। लेकिन आप समझती हैं कि जितना फ़ायदा पीएसएल का सिंध के दूसरे शहरों को होना चाहिए था, जस्ट लाइक न्याज स्टेडियम की बात कर लें या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्टेडियम गढ़ी खुदा बख्श में जो पीसीबी की मिल्कियत है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है, तो इस तरफ आप समझती हैं कि फ्रेंचाइज के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ध्यान देना चाहिए कि दूसरे ग्राउंड्स को भी डेवलप करना चाहिए? समझती हैं फ़ायदा हुआ है पीएसएल से? देखिए ग्राउंड्स की आप जो बात कर रहे हैं, ग्राउंड तो बहुत ही कम है हमारे पास, बहुत ज्यादा ग्राउंड तो नहीं है। और जो गढ़ी खुदा बख्श का एक ग्राउंड था जो कि इसका इनॉग्रेशन भी बड़े जोरों शोर के साथ हुआ था, आसिफ अली जरदारी साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे। कोई काम नहीं हो रहा जहाँ से प्लेयर्स, क्योंकि देखिए इंटीरियर सिंध के अंदर ना बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ ग्राउंड नहीं है, उनके पास सहूलियात नहीं है, उनके पास बैट बॉल किट कुछ भी नहीं है। ये तमाम चीजें प्रोवाइड करें, टैलेंट हंट प्रोग्राम के जरिए ये सब अमल में लाई जा सकती है, जिस तरह से लाहौर कलंदर्स कर रहे हैं वो अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं। इसी तरह से कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अब ये सोचा है कि वो भी उमर स्पोर्ट्स जो एकेडमी है वो कायम करेंगे यहाँ पर कराची के केसीसीए में। उन्होंने अभी ये सोचा है, अब इसमें कितना इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन वो ये भी कहते हैं साथ में कि जो कमर्शियल नहीं होगा हम खुद प्रोवाइड करेंगे, तो ये बड़ा ही कोई पॉजिटिव पॉइंट होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से। लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जिसका ये काम है, उनको चाहिए कि डिफरेंट रीजन्स के अंदर वो अपने छोटे छोटे से ग्राउंड जो हैं वो बनाए जहां पर लड़के खेलने जा सके, प्रॉपर क्रिकेट होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखें ना, कराची के अंदर संगम क्रिकेट ग्राउंड था, दूसरा ग्राउंड था अंचोली में, वो सब तबाह हाल हो चुके हैं, जहाँ पर सिर्फ धोबी घाट बने हुए हैं, जहाँ पर कच्चा कुंडी बनी हुई है, वहाँ किस तरह खेलेंगे, कोई हाइजीन का वो नहीं है, दूर दूर तक आता पता, तो उनको देखा ही नहीं जाता। और आप देखें कि कराची के बेशतर प्लेयर्स जो हैं मलिक जिमखाना, संगम ग्राउंड और इधर अंचोली में जो ग्राउंड से इन्हीं से खेल के बाहर आए। नहीं बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा हूँ कि एक तो न्याज स्टेडियम में वो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर आता है, वो पीसीबी की मिल्कियत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ शाह बेनज़ीर भुट्टो स्टेडियम पीसीबी की मिल्कियत है, अरबों रुपए का खर्चा वहाँ पे किया, ग्राउंड बनाया, ग्रास बनाई, विकटें बनी, और पहले मुझे याद है नेशनल T20 भी वहाँ हुआ है, प्रेसिडेंट कप वनडे टूर्नामेंट भी यहाँ हुआ था, ज़का अशरफ जब चेयरमैन थे, उसके बाद क्रिकेट ख़त्म हो गया। आप समझते हैं कि पॉलिटिकली इसको इग्नोर किया जा रहा है? क्योंकि अब ऐसी बात होती तो इस वक्त तो पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में भी है, तो उनको क्या किरदार अदा करना चाहिए उस ग्राउंड को डेवलप करने के लिए? अब तो वो गवर्नमेंट में भी हैं। आपने क्या कहा लास्ट में? मैंने कहा पीपल्स पार्टी इस वक्त तो फेडरल गवर्नमेंट का भी हिस्सा है, लेकिन पिछली गवर्नमेंट्स में हमने देखा कि लाड़काना को इग्नोर किया गया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को स्टेडियम को, तो अब पीसीबी इसको इग्नोर क्यों कर रहा है? इग्नोर करना चाहिए। देखिए आपने जो सवाल किया है, आपकी आवाज हवा के दोष पर लाजमी तौर पर पीसीबी के हुकाम बाला तक गई होगी, क्योंकि इस वक्त जो सेटअप है वो भी चाहता है कि प्लेयर्स के लिए कुछ उनके इक़दाम किए जाए, उनकी भलाई के लिए, उनके फलाह बहबूद के लिए, तो डेफिनेटली वो इस पे काम जरूर करेंगे जब उनके कानों में ये बात पड़ेगी, जब वाकई ऐसा हो रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपके जोन्स, रीजन्स और क्लब्स के जो लोग होते हैं वो आगे तक नहीं पहुंचाते, जिनका काम ये है, वो असल में बहुत सी चीजें हज़फ कर जाते हैं, वो सिर्फ वो दिखा रहे होते हैं जो कि वो अपने तय कर रहे होते हैं कि जी हमने ये अच्छा कर दिया है। तो ये तमाम चीजें जो है वो पीसीबी को सोचनी होंगी। इससे पहले भी रमीज राजा थे, उन्होंने बेशक बहुत सारे काम ऐसे कर दिए थे, लेकिन मैं समझती हूँ कि उन्होंने भी नहीं किया था। डिपार्टमेंट को तो वसीम खान के दौर में ही बंद कर दिया गया था, लेकिन ये क्रिकेटर्स की जो फलाह के लिए काम है
वो बिल्कुल होने चाहिए। और इस वक्त पीसीबी का ये देखें कि आप आगे की प्लानिंग कर रहे हैं कि जो हमें और भी गेम्स करवाने हैं, हमें यहाँ पर एशिया कप का भी सोचते हैं, फिर आईपीएल, विमेन आईपीएल का भी सोचते हैं, जूनियर लीग अभी रुक गई है, नजम शेख साहब ने उसको मना कर दिया, वो उसका भी सोचते हैं। जब आप प्लानिंग इतनी लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो उसके लिए आपको वो चीजें भी तो चाहिए, आपको ग्राउंड से तो चाहिए, तो इनको नजरसानी करनी पड़ेगी। बड़ी ज़बरदस्त बात की, थैंक यू सो मच नादरा मुश्ताक, आपने अपना कीमती टाइम दिया KTN न्यूज़ के लिए। एक नुक्ता जो बड़ा ज़बरदस्त, पीसीबी को बड़ा अहम किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कराची में मैचेस होते हैं, नो डाउट कैपिटल ऑफ सिंध है, लेकिन अगर जैकबाबाद से कोई बंदा आता है, शिकारपुर से कोई आता है, सखर से आता है मैच देखने के लिए, तो कन्वेंस का प्रॉब्लम, उसके साथ यहाँ पे स्टे का प्रॉब्लम, फिर टिकटों का प्रॉब्लम। अगर न्याज स्टेडियम या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्टेडियम डेवलप हो जाएं तो उनके जो आसपास के सिटीज़ हैं उनको क्रिकेट देखने को मिलेगी, और जिस तरह से पेशावर और कोयटा की हम बात करें, एक और सेंटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल जाएगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले को कैसा देखते हैं कि वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा, या मकामी ऑफिशल्स का किरदार है कि वो इस तरफ एक्टिव नहीं हो रहे हैं? देखिए, ये तो पीसीबी की अगर प्रॉपर्टी हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो उनकी स्टेडियम है, मिल्कियत है, उनकी मिल्कियत हो या ना हो, सिंध गवर्नमेंट की मिल्कियत हो ना या ना हो, सही, जिसके दायरे में, जिसकी हुदूद में ये चीज़ आती है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि इसके साल के 12 महीने मैच ना हो, साल के 12 महीने एक्टिविटी ना हो, लेकिन ग्राउंड जो है ना रनिंग में हो। सही है, ये उनके ऊपर लाजिम है। अगर अरबों रुपए खर्च किए हों, उसके बावजूद उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो देखी जाए कि भाई ऐसी प्लानिंग क्यों मुरतब की गई कि अरबों रुपए भी खर्च हो गए और वहाँ मैचेस भी नहीं हो रहे। सही कह रहे हैं। मैचेस होंगे तो बच्चों में शऊर पैदा होगा, आसपास के लोगों के पास पैसा आएगा, रोजगार बढ़ेगा, सारी चीज़ें बढ़ेंगी। सिंध के माहौल को जब करीब से देखेंगे तो फिर मेरे ख्याल से मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ आपके पास ग्राउंड है वहाँ ज़रूरी नहीं कि PSL के साथ मैचेस आप कराची में खेलें, बिल्कुल सही है ना। जहाँ ग्राउंड है वहाँ पर आप जो है इसको फैलाएंगे, जो दिखता है वो बिकता है। सही है। लेकिन मैंने एक चीज़ वो जो बात की कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और न्याज स्टेडियम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हैदराबाद के अंडर आता है, तो एक मुआहदा हुआ था कि जितने भी मैचेस न्याज स्टेडियम में होंगे उनकी जो इनकम होगी हम आपको शेयर देंगे, लेकिन वो पीसीबी ने उनको शेयर नहीं दिया, तो उन्होंने टेक ओवर कर दिया, पीसीबी के सारे एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल दिया कि भाई जब आपने हमें कुछ देना नहीं है तो आपकी क्रिकेट भी हमें नहीं चाहिए। लेकिन अब क्रिकेट हो रही है, वहाँ पे मैचेस हो रहे हैं, लेकिन पहले जब पीसीबी के अंडर में था तो वहाँ पे कोई बंदा अंदर दाखिल भी नहीं हो सकता था। तो इस अंदाज से आप समझते हैं कि थोड़ा हैदराबाद के लिए बेहतर है? देखिए, चाहे ग्राउंड पीसीबी के अंडर हो या गवर्नमेंट के अंडर हो, ये हर पाकिस्तानी की मिल्कियत है। सही, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इसका मालिक नहीं है अकेला, सिंध गवर्नमेंट भी अकेला मालिक नहीं है। सही, हर पाकिस्तानी जो पैदा हो रहा है या जो जिंदा है उसका हक है। यानी अगर आप किसी को अंदर खेलने नहीं दे रहे हैं तो फिर ऐसे चीज़ों को बनाने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, या तो आपकी ज़ाती मिल्कियत, तो ज़ाती जागीर हो, फिर तो आप कुछ भी करें। जब पीसीबी के अंडर था तो कोई नहीं खेल सकता था, लेकिन आप खेल रहे हैं। एक और बात कि भाई इनके आपस में मुआहदे हुए और पीसीबी ने रकम अदा नहीं की है। सही है। जब मुआहदा हुआ है तो उनको अदालत में ले जाएं। सही है, बिल्कुल। जिस तरह पीसीबी को बड़ा शौक है नोटिस भेजने का, ऐसे जिसने मुआहदे किया उसको चाहिए वो भी पीसीबी को नोटिस भेजें। बिल्कुल, जो कानून की खिलाफ वर्जी करे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वजीर आजम हो, चाहे किसी भी इदारे का कोई भी सरबराह हो, जो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ काम करे उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अब हम बात करते हैं टैलेंट, ज़ाहिरी बात है, टैलेंट हंट के हवाले से नादरा मुश्ताक ने बात की कि लाहौर कलंदर क्रिकेट के साथ साथ हॉकी को प्रमोट कर रहा है, तो वाई नॉट वो सिंध के क्रिकेट को, टैलेंट को भी सर्च करें। जिम्मेदारी तो उनकी नहीं है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स इसलिए कि कराची को ही रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली, उनकी जो व्यूवरशिप है वो यही है, तो इनको भी अहम किरदार अदा करना चाहिए सिंध के टैलेंट को जाहिर करने में। देखिए, सिंध को टैलेंट को जाहिर करने का सिंध गवर्नमेंट का काम है। सिंध स्पोर्ट डिपार्टमेंट है ना, उसको फाल होना पड़ेगा। लेकिन क्रिकेट तो सिंध गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती ना। स्पोर्ट में सारी चीजें आ जाती हैं। देखें, आप पीसीबी की सतह पर ना करें, सिंध की सतह पर अपने बिहाफ पर जो आपके पास फंड्स हैं उसके बिहाफ पर आप बच्चों को प्रमोट करें, बच्चों को रैकेट बैट दें, पिच दें, शूज दें। जब इसके अंदर वो काबिलियत हो जाए, जब ट्रायल्स का मौका है, जैसे मौका आता जाए, आप बच्चे बेचते जाएं। बड़ी अच्छी बात की, जिसके अंदर सलाहियत होगी। तो जो सिंध स्पोर्ट बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ तनख्वाह न लें, वो सिर्फ सिग्नेचर ना करें, वो अमली तौर पर देखें आया उनके अंदर ये काबिलियत है कि खेल के डेवलप कैसे करना है। हमने डेवलप करना होता है, हम किसी बड़े नाम को ले आ जाते हैं। मिसाल को जहांगीर खान को ले आते हैं स्क्वॉश के मामले में, हॉकी में इस्लाह को ले आते हैं। लोग समझते हैं यार बड़ा काम, अच्छा काम हो रहा है, वाह वाह हो रही है ना। अगर नीचे देखें तो चिराग तेरे अंधेरा है।
बड़ी ज़बरदस्त बात की, बहुत अहम किरदार अदा करना चाहिए सिंध गवर्नमेंट को। वज़ीर आला खुद क्रिकेटर भी रहे हैं और क्रिकेट के बड़े लवर भी हैं। सिंध गवर्नमेंट जितने भी MPs बैठे हुए हैं, जितने भी मिनिस्टर्स बैठे हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट के साथ उनका लगाव भी है, तो बड़ा किरदार अदा करना चाहिए। एशिया कप के हवाले से बहुत सी चीज़ें हो रही हैं सुलेमान खान साहब। नजम सेठी से पहले रमीज़ राजा ने भी स्टैंड लिया था कि सितंबर में यहाँ पे एशिया कप होना है, सारी टीमों यहाँ आ रही हैं, लेकिन इंडिया ने कहा हम नहीं आएंगे। और फिर पाकिस्तान के चेयरमैन उस वक्त के रमीज़ राजा ने कहा कि अगर आप एशिया कप में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो हम वर्ल्ड कप जो अक्टूबर में वहाँ पे शेड्यूल है, हम वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और वही पॉलिसी अभी तक तो नज़र आ रही है। नजम सेठी ने कहा है कि भी जब तक आप हमारे पास नहीं आएंगे तो हम आपके पास नहीं आएंगे। समझते हैं कि ये मामला हल होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में मीटिंग भी होने जा रही है एशियन क्रिकेट काउंसिल। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान है। हमने पाकिस्तान जिस काम में पाकिस्तान का फ़ायदा हो, नजम सेठी साहब को वो स्टैंड लेना चाहिए। सही है। अगर इंडिया नहीं आता और पाकिस्तान नहीं जाता तो हमारा नुकसान कम होगा, इंडिया का नुकसान ज़्यादा होगा। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान होगा तो उनको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, उनको एक की जगह 100 रुपये मिलेंगे। पाकिस्तान नहीं होगा तो एक की जगह उनको 8 नहीं मिलेंगे। तो इसमें नुकसान इंडिया का। इंडिया को सोचना चाहिए कि ये हटदर्मी वाले फ़ैसले और ये सियासत वाले फ़ैसले ये एक तरफ करे, खेल को आगे लेकर आए, आवाम को एक दूसरे के करीब लेकर आए, जो पड़ोस का जो आपस में जो पड़ोस है इसमें तिजारत को आम करे, एक दूसरे को लाए, ये जंग व जदल से बाहर निकलें, एक पुरफिज़ा माहौल हो, जो ज़िंदगी में जो वक्त रह गया दोनों अतराफ़ के जो लोग हैं वो इज्जत से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ये मोदी की समझ में बात नहीं आ रही, सब सीधी सी बात है। उसका दिमाग ख़राब है, उसको समझ में बात नहीं आ रही कि पड़ोसी हैं, हमने ज़ाहिरी बात है उठना बैठना है, आधे लोग आपके यहाँ हैं, हमारे आधे लोग वहाँ हैं। अगर क्रिकेट स्पोर्ट्स के थ्रू हमारे अगर बॉर्डर्स खुल जाते हैं तो एक दूसरे से मिलने का फ़ायदा होगा, अवाम एक दूसरे के साथ अटैच होगी और ये जो कंट्रोवर्सीज़ हैं ये क्रिएट नहीं होगी। स्पोर्ट्स जो है वो लोगों को करीब लाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। लेकिन मोदी साहब की समझ में जब बात आएगी तो पता नहीं कब आएगी। लेकिन मोदी साहब पहले चाय बेचते थे, अब चाय मेहमान बेचते हैं कि भाई हमारे मेहमानों को चाय पिलाई जाए। नहीं, हमने तो चाय पिलाई ना, हमने तो उनकी रिस्पेक्ट की, हमने गलती की। चाय बेचना और चाय अपने लोगों को इसलिए भेजे कि हमने चाय पिलाई, इस सिलसिले को बंद रखे। जी बिल्कुल सही कहा। अब हम इनको चाय नहीं पिलाएंगे और ज़ाहिरी बात है ग्राउंड रियलिटीज़ पे हम बात करते हैं कि अगर आप हमारे पास आते हो तो डेफिनेटली हमें भी आपके पास आना चाहिए। अगर आप हमारे पास नहीं आते हो तो हम भी आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान फर्स्ट है। आज का मैच बड़ा अहम मैच है सर, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के हवाले से। पॉइंट्स टेबल पे बात करें, मुल्तान सुल्तान 4 मैचेस में से 3 जीता है, 6 पॉइंट्स हैं। कराची किंग्स ने 4 मैचेस में से 1 जीता है, 3 में शिकस्त है, उसके 2 पॉइंट है। तो कराची किंग्स के लिए आज का मैच कितना क्रूशल होगा, क्योंकि आगे चलने के लिए उसको मैच कराची किंग्स को आज जो है ना अपनी सारी जान मार देनी चाहिए। अगर और काबिलियत है जो इन्होंने लाहौर कलंदर को हराया है, हाँ। और इसमें थोड़ा सा करंट नज़र आया है, ठीक है, कि कुछ कर सकती है। लेकिन मोहम्मद आमिर की ग्रोइन इंजरी की वजह से उसकी शिरकत भी मशकूक है, तो उसको डिसएडवांटेज नहीं समझते हैं कि वो अगर फिट होगा तो खिलाएंगे, जाहिर है। अगर अनफिट हो तो फिर ये मोहम्मद आमिर के साथ भी ज्यादती होगी कि अनफिट प्लेयर को आप खिला रहे हैं, हाँ। उसकी ज़िंदगी के साथ आप अच्छा नहीं करेंगे। अगर फिट है तो खिलाएं, फिट नहीं है तो बिठाएं। और बाकी ये कि आज जो टीम टॉस जीते तो वो पहले बॉलिंग करे तो उसको एडवांटेज होगा। उसका एडवांटेज क्या होगा, क्योंकि वेदर के हिसाब से ड्यू का फैक्टर, क्योंकि अब पंजाब में तो इस मौसम में ड्यू फैक्टर ज़्यादा है, हाँ। तो आपके पास बॉलर भी अच्छे हैं और उनके अंदर वो सलाहियत है कि विकेट ले भी सकते हैं। अगर इनकी विकेट उड़ाई दी जाती है मुल्तान सुल्तान की, तो इनके पास चांसेस हैं कि ये इनके पास ऐसे प्लेयर हैं कराची के पास, समझ बूझ रखने वाले हैं कि भाई किस वक्त क्या करना चाहिए। पहले 3 मैचेस में समझ बूझ वाले प्लेयर कहाँ थे? पहले टीम में जो समझ बूझ, जब तीसरे मैच में जो समझ बूझ आई ना, हाँ। तो कम मार्जिन से मैच आ रहा है। जहाँ जहाँ इन्होंने गलतियाँ कम की वैसे वैसे फतह के करीब आए। जो कलंदर से भी इन्होंने जो जीता है, हाँ। तो मिस्टेक को जो की थी वो ख़त्म किया ना, शर्जील को हटाया, फील्डिंग अच्छी हुई, बॉलिंग अच्छी हुई, तो उसका रिजल्ट उसको मिला। तो 3 मैचों के बाद एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। तो अब अभी तकरीबन जब 5-5 मैचेस सबके हो जाएंगे तो फिर पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। बैटिंग की बात कर लें, इवेंट में रिजवान अभी तक रूल कर रहा है। 4 मैचेस में उसने 219 रन बनाए हैं, टॉप ऑर्डर है, 3 50s उसकी हैं। उसके बाद मुल्तान सुल्तान के रायल रोसेव हैं, उसके 2 50s हैं और उन्होंने 189 रन बनाए हैं। मार्टिन गुप्टिल 151 के साथ तीसरे नंबर पे, और शुएब मलिक 151 रन के साथ तीसरे नंबर पे, उनके साथ ही चौथे नंबर पे, लेकिन उसकी भी 2 50s हैं। तो शुएब मलिक को अगर हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि मोस्टली मोहम्मद आमिर के साथ शुएब मलिक को भी डिस्कस किया जा रहा है। शुएब मलिक एज अ बैट्समैन, एज अ फील्डर, फिटनेस के हवाले से तो आउटस्टैंडिंग नज़र आ रहा है, लेकिन उसने कहा मैंने टेस्ट और वनडे से तो रिटायरमेंट दे दी है, लेकिन T20 मेरी एज को ना डिस्कस किया जाए, मेरी परफॉर्मेंस को डिस्कस किया जाए। तो ये उन्होंने जेस्टर शो किया कि आई विल वांट टू प्ले T20। देखें T20 में जिस तरह वो फील्डिंग भी कर रहे हैं
और बैटिंग भी कर रहे हैं, टीम को लेकर भी चल रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है कि वो अपने एक्सपीरियंस का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर की बात करें कि फ्यूचर वो तो सिलेक्शन के ऊपर है, सिलेक्शन देखेंगे। भाई इनके पास लड़के ऐसे नहीं है ना जो उस जगह पर नहीं परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो शुएब मलिक की तरफ देख सकते हैं। लेकिन शुएब मलिक फौरन ये कह के उसको टीम में शामिल कर लिया जाए तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन फौरन की बात नहीं है, एक्सपीरियंस भी है और T20 में परफॉर्म भी कर रहा है। अभी देखे ना, अभी T20 के अंदर तो यंग खून चाहिए, स्पीड चाहिए, एजिलिटी चाहिए। शुएब मलिक ने यही बात की कि मेरी एज को ना देखें, मेरी परफॉर्मेंस को देखें, फिर आप मैच जितवाएं। आप सिर्फ अपनी 50 नहीं करें, सिर्फ अपनी फील्डिंग नहीं करें, आपके 50 रन जो ना टीम जितवाने के लिए हो। टीम का स्कोर 200 है और आप हार रहे हैं, उसमें आपके 50 है, उसका फ़ायदा नहीं है। टीम का स्कोर 80 है, आपके 50 हैं, टीम जीत रही है, उसका फ़ायदा है। तो आज क्या समझते हैं, पहला ही आखिरी मेरे प्रोग्राम के हवाले से जो सवाल होता है वो यही होता है कि आज के मैच की आपकी फेवरेट टीम कौन सी और उसकी वजह क्या होगी? मैं समझता हूँ कि कराची जो है मुल्तान सुल्तान को परेशान करेगा। जितने मैचेस मुल्तान सुल्तान ने खेले उनको इतनी दिक्कत नहीं हुई है। फतह अगर मुल्तान सुल्तान लेगी भी तो उसको थोड़ा टफ टाइम मिलेगा। थैंक यू सो मच सुलेमान साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मुल्तान सुल्तान कराची किंग्स जी टीम विच में जारी मैच में उन हवाले से सुलेमान साहब जो चवण हो तो कराची किंग्स टफ टाइम दी मुल्तान सुल्तान के, छाकाणि मुल्तान सुल्तान आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो मुज़ाहिरो कर रही है, हिन वक्त ताईं पॉइंट्स टेबल ते उहा लीड कर रही है। उन सां गॾोगॾु नादरा मुश्ताक जेके सिंध जे ग्राउंड जी ॻाल्हि कई तो उन चयो त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इनिशिएटिव वठणु खपनि, घटि में घटि प्रॉपर फैसिलिटीज़ सां अवेलेबल ग्राउंड रांदीगरनि खे जेसिताईं मुहैया करे न ॾिना वेंदा ओसी ताईं उहे सुठी कारकर्दगी जो मुज़ाहिरो न कंदा। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग जे 8 एडिशन जे हवाले सां असांजो जेको प्रोग्राम आहे तव्हांखे मुकमल अपडेट करण वारो उन जो सिलसिलो जारी रखंदासीं ऐं हिन वक़्तु असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थियो आहे। वरी मिलंदासीं ईंदड़ प्रोग्राम में नए टॉपिक सां गॾु, नई ग्राउंड जी मैचिस सां गॾु। होसिताईं जो पंहिंजे मेज़बान मुजाहिद सोलंकी खे इजाज़त। अल्लाह वाही।